तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे आप सभी का। एक बार फिर से हम UGC नेट के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैं बेसिकली हिस्ट्री से संबंधित जो PYQ हैं उस पर बात करता हूँ। अभी तक हमने हिस्ट्री से संबंधित PYQ के टोटल 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें जून 2011, दिसंबर 2011 और जून 2012 तक के प्रश्न पत्रों को हमने हल कर लिया। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के वही PYQ जो आपका दिसंबर 2012 में पूछा गया था। तो आज जो हमारा PYQ होगा वो दिसंबर 2012 का हिस्ट्री PYQ होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये YouTube चैनल है पाठ्यकला, उसमें आप लोगों को UGC नेट से रिलेटेड हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और इस सीरीज़ का लाभ उठाएं। और अभी चूंकि दिसंबर में जो एग्ज़ाम UGC नेट के प्रस्तावित हैं उसके लिए PYQ सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए हमने ये PYQ सीरीज को लेकर के आप सभी के समक्ष आया है ताकि आप लोग को रिवीजन करने में कहीं ना कहीं एक तरीके से वो मदद करें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इतिहास के उन प्रश्नों का जो दिसंबर 2012 में पूछा गया था। तो मैं बेसिकली हिंदी मीडियम से विश्लेषण करता हूँ प्रश्न पत्रों की। तो इतिहास विषय का है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका दिसंबर 2012 के प्रश्न पत्र, यानी कि दिसंबर 2012 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसका आज हम लोग व्याख्या सहित विश्लेषण देखेंगे। तो उस समय मैं बता दूं कि 50 प्रश्न पूछे जाते थे, हालांकि अभी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम टोटल 50 प्रश्नों की इस सीरीज को देखेंगे जो दिसंबर 2012 में पूछे गए थे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है सुमेलित करने वाला, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है मध्य पाषाण युगीन स्थल, लघु पाषाण उपकरण, नियमित कृषि का आरंभ, कैल्सिडोनिया। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है कि कौन से स्थल किससे मिलते हैं, ठीक है। तो जो मध्य पाषाण युगीन स्थल है वो आपका क्या हो जाएगा, बागोर हो जाएगा, जो आपके राजस्थान में अवस्थित है। उसी तरह अगर हम बात करें लघु पाषाण उपकरण की, तो लघु पाषाण उपकरण का संबंध हो जाएगा आपका लंगनाज से। नियमित कृषि का आरंभ कहाँ से हुआ, तो हम लोग एक तरीके से यहाँ से देखते हैं चौपानी मांडू। कैल्सिडोनिया का संबंध हो जाएगा आपका बीरभानपुर से। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2143। एक मिनट, यहाँ पे हमारा गलत हो गया। हम फिर से इसका विश्लेषण करते हैं, यहाँ देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। हाँ, तो प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है। तो मध्य पाषाण युगीन स्थल, तो मध्य पाषाण युगीन स्थल का संबंध आपका हो जाएगा बागोर से, ये सही है आपका। लघु पाषाण उपकरण का संबंध आपका हो जाएगा लंगनाज से, ये भी आपका सही है। नियमित कृषि का आरंभ, नियमित कृषि का आरंभ ये आपका हो जाएगा, नियमित कृषि का आरंभ ये आपका हो जाएगा चौपानी मांडू से, और कैल्सिडोनिया जो होगा वो बीरभानपुर से हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है वो है 2, आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 3, 4 दिया गया है ना। 2 यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे आपको एक तरीके से करेक्ट तरीके से अरेंज नहीं किया गया है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका डाउट हो जाएगा इस प्रश्न पत्र में। यानी कि यहाँ पे आपको सभी को समान अंक प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है। तो महबूबनगर, मलप्रभा, पालघाट, इसामपुर। तो ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था, यानी कि 2011 में भी पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसामपुर, जो एक तरीके से आपके कर्नाटक में है, और यहाँ पे प्रस्तर उपकरण का निर्माण केंद्र पाया गया है एक तरीके से। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको यहाँ पे मिलाना है। तो ऋग्वेद जो हो जाएगा इसका संबंध आपका हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, साकल से हो जाएगा। यजुर्वेद का संबंध आपका हो जाएगा कन्व से हो जाएगा, और सामवेद का संबंध जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रारायणीय से, और अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा आपका पीपलाद से। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4123
3। करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है ना। तो महाभारत में जो स्थल वर्णित थे वो किस स्थल से की जाती है, किनकी पहचान, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड, लाल एवं कृष्ण मार्जित भांड, चित्रित धूसर भांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चित्रित धूसर भांड हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है, यानी कि कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन है कि धलेवान, लखमीरवाला, सुरकोटदा, सरायखोला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरायखोला, यानी कि सरायखोला जो आपका पाकिस्तान में अवस्थित है, ये एक तरीके से परिपक्व हड़प्पा स्थल नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भृत प्रतिमा कहाँ मिली है, यानी कि कहाँ पे राजा अशोक की प्रतिमा पाई गई है, मूर्ति पाई गई है और वो एक तरीके से खंडित है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कर्नाटक के कंगलहाली में, उत्तर प्रदेश में महास्थान, बिहार में कुमराहर, कर्नाटक में निट्टूर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक में कंगनहाली। तो यहाँ पे कर्नाटक के जो कंगनहाली है यहीं पे राजा अशोक के खंडित प्रतिमा पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है, यानी कि जब बुद्ध थे तो उस समय कौन कौन से धार्मिक संप्रदाय प्रचलन में थी, इसकी व्याख्या कौन से बौद्धिक ग्रंथ में किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि अम्बट सूत्र, महावंश, भत्साल जातक, ब्रह्मजाल सूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मजाल सूत्र, यानी कि ब्रह्मजाल सूत्र ही वो बौद्ध साहित्य है जिनमें बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है, यानी कि याद रखना है कि संग्रह ग्रंथ यहाँ पे नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो संग्रह ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन में हमारा दिया गया है इतुतोके, तिरुकुरल, पतुपातु, अहिनानुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिरुकुरल जो है वो एक तरीके से संगम साहित्य से संबंधित है लेकिन संग्रह ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अलबरूनी, मेगास्थनीज, फेक्सियान, जुआनजांग। तो आपको यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। तो अलबरूनी का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सचाऊ से हो जाएगा। मेगास्थनीज का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा मेकी करंडल से हो जाएगा। फेक्सियान का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बील से, और जुआनजांग का संबंध हो जाएगा आपका लेगे से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो 4 1 यहाँ पे फिर से हमारा गलत हो गया, 1 मिनट। अलबरूनी का जो संबंध है वो आपका सचाऊ से है। मेगास्थनीज का संबंध मैक्रिंडल से है। उसके बाद आपका फेक्सियान का संबंध आपका लेगे से है। जुआनजांग का बिल से है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये जो फेक्सियन है इसका संबंध आपका हो जाएगा लेगे से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक मिनट देख सकते हैं कि ये जो फेक्सियन है हमारा, है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलबरूनी का संबंध जो है आपका वो अलबरूनी का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा सचाऊ से। मेगास्थनी का संबंध मेक्री कंडल से हो जाएगा, और आपका फेक्सियान का संबंध जो है आपका लेगे से हो जाएगा, और जुआनजांग का संबंध बिल से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में आज भी। तो यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए। कथन में कहा गया है कि 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत, यहाँ पे ध्यान देना, उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। तो बिल्कुल देखा गया, क्योंकि यही वो काल था जब भारत में मुस्लिम
साम्राज्य आते हैं तो एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक संरचना में एक अलग बदलाव देखने को मिलता है। तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण की अगर हम बात करते हैं तो इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि सभी इतिहासकार, तो कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको मदद करते हैं। तो कारण यहाँ क्या है, एक तरीके से गलत है, सभी इतिहासकार इसे सामंतवाद के रूप में नहीं मतलब मानते हैं। तो इस तरीके से कथन सही हो जाएगा, आपका कारण गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो उसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात की गई है ना। तो अश्वघोष, भास, विशाखा दत्त, हेमचंद्र और उनकी यहाँ पे कुछ कृतियां दी गई हैं जिनकी रचना इन्होंने की है। तो बताना है कि कौन सी कृतियां किनकी है। तो सबसे पहले अश्वघोष जो है उनकी कृति है आपका बुद्ध चरित्र, यानी कि बुद्ध चरित्र अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया था। उसी तरह अगर हम बात करें विशाखा दत्त जो है सो मुद्रा राक्षस की रचना करते हैं। और अगर हम बात करें हेमचंद्र की, तो हेमचंद्र की रचना है आपका कुमारपाल चरित्र। और भास की बात करें तो भास की रचना है बाल चरित्र। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, है ना, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है ना कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पे कौन किया ये नहीं पूछा है, कब प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन में है 1905, 1909, 1915, 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1909, यानी कि अर्थशास्त्र का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद कब प्रकाशित हुआ, तो 1909 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखना है कि इनका जो प्रकाशन हुआ था, इनका संपादन कौन किए थे, तो संपादन किए थे डॉक्टर शाम शास्त्री जी ने, है ना, यानी कि शाम शास्त्री जी ने इनका संपादन किए थे। 1909 में ये प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करने का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित नंद राजाओं से, है ना, यहाँ पे कुछ नंद राजाओं के आपके सूची दी गई है, उसको आपको तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो गोविशंक, उग्रसेन, पंडुक और धन। तो ध्यान रखना है कि नंद राजाओं में सबसे पहले आपका आते हैं उग्रसेन एक तरीके से नंद वंश का एक तरीके से नंद राजाओं के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। तो उग्रसेन यहाँ पे आपका पहला आ जाएगा, और जो धन है वो आपका सबसे अंतिम शासक हुए थे नंद राजाओं के। तो सी सबसे पहला हो जाएगा और डी सबसे लास्ट में। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा सी, सबसे पहले उग्रसेन हो जाएगा, उसके बाद आपका पंडुक हो जाएंगे, उसके बाद आपका गोविशंक हो जाएंगे और सबसे लास्ट में आपका धन हो जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत कथन, है ना, यानी कि कौन सा कथन गलत है उसका आपको चयन करना है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि कुमारगुप्त के काल में हून आक्रमण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि प्रथम हून शासक तोरमान पश्चिम भारत और एरन के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। नेक्स्ट है कि तोरमान ने जैन धर्म अपनाया था। नेक्स्ट है मिहिर कुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक तरीके से गलत कथन की बात कही गई है ना। तो गलत कथन आपका यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी आपका गलत है। कुमारगुप्त के काल में हून आक्रमण हुआ था, नहीं, स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रथम हून शासक तोरमान पश्चिमी भारत और एरन के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा, ये आपका सही हो जाएगा। तोरमान ने जैन धर्म अपनाया, तो ये एक तरीके से ये भी गलत कथन यहाँ पे छांटना है ना। तो गलत कथन की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मिहिर कुल ने श्रीलंका जीतने में असफल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 14 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें आपको यूजीसी ने उस समय सभी को समान अंक दिए थे, क्योंकि इसके जो है वो ऑप्शन ए सी डी तीनों आपके गलत थे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सभी अभ्यर्थियों को समान अंक यहाँ पे यूजीसी के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पुष्पभूति वन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे शासकों को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाने की बात कही गई है ना। तो ये सारे जो हैं वो आपका वर्धन वंश से संबंधित है ना, वर्धन वंश से संबंधित है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पभूति वंश। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुष्पभूति, यानी कि यही वो संस्थापक थे, है ना, पुष्पभूति वंश, या फिर जिसको हम लोग वर्धन वंश कहते हैं, उनके संस्थापक थे आपके पुष्पभूति। उसके बाद आपके नरवर्धन थे, उसके बाद यशोमती, और सबसे लास्ट में आपका राजश्री आते हैं। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए डी, यानी कि बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है। तो पल्लव वंश, सोम वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, और यहाँ पे मंदिर संबंधित है कि कौन वंश से कौन सा मंदिर संबंधित है। तो ध्यान रखना है पल्लव वंश, पल्लव वंश का संबंध जो है आपका वो मुक्तेश्वर मंदिर से है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें चोल वंश, चोल वंश का संबंध जो है आपका वेद नारायण मंदिर से है ना, चोल वंश का संबंध वेद नारायण मंदिर से है। तो अगर हम बात करें ए का करेक्ट आंसर यहाँ पे 3, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है। यानी कि यहाँ पे कुछ इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे राजपूतों के उत्पत्ति से संबंधित कुछ उनकी एक तरीके से सिद्धांत के बारे में बात करी गई है। तो भंडारकर, चंद्रबरदाई, कर्नल टाड, गौरीशंकर ओझा, तो किन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन से सिद्धांत दिए उसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। तो अगर हम लोग बात करें तो भंडारकर जी, है ना, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्नल टाड। तो कर्नल टाड जो थे वो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से संबंधित बात करते हैं कि कर्नल टाड जो है वो कर्नल टाड कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी हुई, यानी कि वो विदेशी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का सॉरी ये हो जाएगा। गौरीशंकर ओझा की बात करें तो गौरीशंकर ओझा जो हैं वो कहते हैं, गौरीशंकर ओझा कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति जो है सो क्षत्रिय उत्पत्ति थी एक तरीके से, ठीक है। उसी तरह अगर हम चंद्रबरदाई की बात करें तो चंद्रबरदाई का कहना है आपका कि अग्निकुंड से राजपूत की उत्पत्ति हुई। और भंडारकर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि राजपूतों की हून उत्पत्ति के संबंध में ये बात कही गई है। तो इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो 18 नंबर में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है, ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, बलबन, नासिरुद्दीन मोहम्मद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये इल्तुतमिश का जो इल्तुतमिश शासक थे उनका ये बड़ा पुत्र हुआ करता था। तो इनकी मृत्यु पर 1231 ईस्वी में, है ना, 1231 ईस्वी में स्वयं इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ सूफी शब्दावली दिए गए हैं और उसके क्या क्या अर्थ हैं उससे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे फुतू है, खानका है, बरकत है, मलफूज है, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम लोग खानका की बात करें तो खानका तो हम लोग जानते हैं सूफी खानका, यहाँ पे सूफी लोग निवास करते थे। वहीं अगर हम बात करें फुतूह की, तो फुतूह एक तरीके से होता था बिन मांगे दान, जो सूफी संतों को जो बिन मांगे दान मिलता था उसे एक तरीके से फुतूह कहा जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें बरकत की बात करें, है ना, अगर हम बरकत की बात करें ऑप्शन नंबर सी, तो बरकत हो जाएगा आपका एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सूफी संत का जो वार्तालाप होता था उनको मलफूज के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया। वली और अमीर के पद, यानी कि ये सल्तनत काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। तो इन दोनों पद को अलग करने का काम किन्होंने किया, किन शासकों ने किया, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ही वो शासक थे जो सल्तनत काल में प्रचलित वली और अमीर के पदों को अलग करने का काम किया। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि दिल्ली राज्य की धुरी
गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह है। यानी कि ये बात कही गई है कि दिल्ली का जो राज्य है वो उसका जो उसका जो मेन रीढ़ है वो है गेहूं और जौ है, ठीक है। जबकि गुजरात के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे मूंग ज़्यादा, एक तरीके से मूंगा जो मोतिया जो होती थी वो ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये एक तरीके से स्टेटमेंट है मीरात सिकंदरी के लेखक ने मीरात सिकंदरी के लेखक ने इस स्टेटमेंट को लिखा है, और ये माना गया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपका लोदी वंश के सिकंदर लोदी का स्टेटमेंट हुआ करता था, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि कौन से सिक्के किसके काल में प्रचलित हुआ करते थे। तो सिक्के का यहाँ पे नाम दिया गया है महमूदी, रुपया, पगोड़ा, टंका। तो जो महमूदी सिक्का होते थे, महमूदी, वो आपका गुजरात सल्तनत में प्रचलित हुआ करता था। अगर रुपया की बात करें तो ये शेरशाह सूरी के समय यानी कि सूर राज्य में ये प्रचलित हुआ करता था। पगोड़ा की अगर हम लोग बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य में ही प्रचलित थे, और अगर टंका की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4132 हो जाएगा, यानी कि 4132, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 23वें नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसके बारे में जिक्र करने की बात कही गई है। तो पहला ऑप्शन है कि सुल्तान जैनुल आबुद्दीन के ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियां हथियाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुल्तान जैनुल आबुद्दीन जो थे वो कश्मीर के शासक थे, और इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है ना। तो सुल्तान जैनुल आबुद्दीन को क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह अपने अमीरुल मोमिनीन कहता था, वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसने कृषि उत्पादन एवं विस्तार में अत्यधिक रुचि ली, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो डी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त नहीं किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें आपका पूछा गया है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, है ना, 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारी की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी के जब पूर्वार्ध की बात कहा जाएगा, तो जब भी हम 16वीं सदी की बात करते हैं तो 1500 से लेकर के 1600 के बीच के जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जिक्र करते हैं। और यहाँ जब हम पूर्वार्ध की बात करते हैं तो चूंकि इसके बीच में एक आता है 1550, ठीक है। तो ये जो 1550 है, 1550 के पहले के जो टाइम पीरियड होंगे उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वार्ध, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वार्ध। और 1550 के जो बाद के पीरियड होंगे उसको हम लोग कहते हैं उत्तरार्ध। तो इस तरीके से शब्द इतिहास में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं ना, तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे छांटना है। पहला ऑप्शन है कि लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपीयवासी पुर्तगाली थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो केप ऑफ गुड होप से आए थे, यानी कि साउथ अफ्रीका की ओर से होकर के आए थे, ना कि लाल सागर की ओर से। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जितने भी ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है, पुर्तगालियों से संबंधित। नेक्स्ट अगर हम बात करें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें ये बात कही गई है, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विजयनगर राज्य से संबंधित प्रश्न कि विजयनगर राज्य ने आद्य अनुवांशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है एन करसीमा, बर्टनस्टीन, के एन नीलकांत शास्त्री और बी ए सालितोर। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बर्टनस्टीन। बर्टनस्टीन यहाँ पे कहते हैं कि विजयनगर राज्य ने आद्य अनुवांशिकता को प्रदर्शित किया था, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि बर्टनस्टीन का एक जो पुस्तक है वो पुस्तक है विजयनगर, है ना, एक यहाँ पे पुस्तक है विजयनगर, बर्टनस्टीन का विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बर्टनस्टीन की एक पुस्तक है विजयनगर द न्यू
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 26 नंबर विदेशी यात्री और किसके शासनकाल में आए, तो अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, सीदी, अली रईस और विलियम फिंच। तो अब्दुल रजाक जो थे वो देवराय प्रथम के पिछले बार भी हम लोगों ने देखा कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इब्न बतूता जो है सो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और अगर हम बात करें सैयद सीदी अली रईस तो ये अकबर के शासनकाल में थे। विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4213, यानी कि 4213 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है कि अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया। ऑप्शन नंबर करेक्ट ये आपका क्या है, 27 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो हमारा क्या है, सही है। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू किया था, ये भी सही बात है। 64 में समाप्त किया था, 75 में फिर से लागू किया। फिर अकबर ने 1579 से 80 में जजिया को पुनः समाप्त किया, ये भी करेक्ट है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया था, तो ये भी आपका सही, यानी कि इस तरीके से चारों ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए में प्रथम में दिया गया है कि अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, है ना। तो अकबर द्वारा उड़ीसा का जो विजय किया गया वो आपका किया गया 1592 में किया गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें दाग प्रथा की शुरुआत, तो दाग प्रथा की शुरुआत 1573 में किया गया था, ठीक है। उसी तरह अगर हम 12 सूबों का सृजन की अगर हम बात करें तो 1580 में 12 सूबों के सृजन की बात होती है। द्वैध पदों की शुरुआत यानी कि जात और सबार की शुरुआत 1595 के आसपास आपका होता है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पहला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो इसमें यह पूछा गया, इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित में किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। तो ये जो है जहांगीर किनके बारे में कहते हैं, तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के बारे में कहते हैं। ऑप्शन 1 और 3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, है ना, 30वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया। ध्यान रखना उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है दिमसा, मैती, अहोम, कूच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अहोम हो जाएगा और कूच हो जाएगा। 3 और 4 का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो इसमें अभी आपको मिलाना है पुस्तकों को और उसके लेखकों से। तो 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो गुलशन ए इब्राहिमी, बसातीन उस सलातीन, तीसरा है फुतुहात ए आदिल शाही, नुस्खा ए दिलखुश। तो गुलशन ए इब्राहिम जो है वो आपका किनकी रचना है, तो मोहम्मद कासिम फरिश्ता की रचना है ना। उसी तरह अगर हम बात करें नुस्खा है दिलखुशा तो हम लोग जानते ही हैं ये आपका भीमसेन की रचना है ना, ये भीमसेन की रचना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका 4 और उसके बाद डी का 3, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बी की बात करें तो ये बसातीन उसलातीन, तो इसका हो जाएगा आपका गुलाम मुर्तजा। और फुतुहात आदिल शाही की बात करें तो इसका हो जाएगा फुजूनी अस्तराबादी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है, इतिहास लेखन से कौन से पुस्तक किनके हैं। तो अर्ली मुगल पेंटिंग ये किनकी रचना है, ये है आपका मिलो क्लीवलैंड बीच का है। ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्ट की बात करी गई है यहाँ पे, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्ट ये आपका आर नाथ की रचना है। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क ये आपका किनकी, ये आपका जो है सो सोम प्रकाश जी की रचना है ना। और मुगल आर्किटेक्चर एन आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ये किनकी रचना है, ये है एवा कोच की रचना। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 33 क्वेश्चन नंबर ऑफ की बात करते हैं, 33वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो नीचे आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। कथन में दिए गए हैं कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये आपका करेक्ट है। कारण दिया गया है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा गया है के शौकीन थे,
तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से, दोनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 34वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, है ना, 34वां नंबर प्रश्न की, तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित बात कही गई है कि शाहजहां के शासनकाल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका गलत है। ये शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। कारण की बात करें तो वह कलाओं और साहित्य का संरक्षक था। तो शाहजहां जो थे वो कला और साहित्य का संरक्षक था। तो कारण यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा एक तरीके से करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राष्ट्र राज्य नहीं था, है ना, यहाँ पे नहीं था बात किया गया है। ऑप्शन में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन दिया गया है। तो नहीं था तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी, जर्मनी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कथन में कि 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो सही बात है, अस्थाई बंदोबस्त इसलिए निर्धारित किया गया, इसलिए लागू किया गया था कि कर जो है वो एक तरीके से अस्थाई कर दी जाए। तो कारण में दिया गया कि कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। तो कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 37 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 37 नंबर क्वेश्चन में कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था। तो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम की स्थापना करी गई थी उसके जो प्रथम सभापति थे वो थे आपके चार्ल्स आयर थे, है ना, चार्ल्स आयर प्रथम सभापति हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है कि इनकी यहाँ पे आपका समाचार पत्र दिया गया है और इनके जो संपादक करता है उनके नाम दिए गए हैं। तो इंडियन मिरर, ट्रिब्यून, मॉडर्न रिव्यू और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है ना। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंडियन मिरर जो है वो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ट्रिब्यून जो है आपका वो संबंधित है आपका दयाल सिंह से संबंधित है। मॉडर्न रिव्यू और इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो आपका एम.एन. रॉय जी से संबंधित है। और मॉडर्न रिव्यू, यहाँ पे मॉडर्न नहीं, यहाँ के इसका इनके जो करेक्ट यहाँ पे होगा वो हो जाएगा इंडियन रिव्यू, है ना। तो जो इनका जो पुस्तक का एक्चुअल में नाम था वो था इंडियन रिव्यू, इंडियन रिव्यू, ठीक है। तो इंडियन रिव्यू जो थे वो किनकी रचना थी, जी.ए. नटेसन की रचना थी। यहाँ पे गलती से मॉडर्न दिया गया, यहाँ पे एक्चुअल में इंडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3421 ऑप्शन 3421 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 39 की, तो इसमें भी आपको मिलान करने की बात कही गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन दी गई है। और मतलब कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी उसके बारे में जिक्र है। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता तो महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी जो है वो बहुत फेमस है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। रास बिहारी बोस की अगर हम बात करें तो ये सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जहाँ पे एक तरीके से विभाजन हो जाता है ना कांग्रेस में। उसके बाद अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी जी, तो दादा भाई नौरोजी जो है एक तरीके से कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4-1 और आपका 2-3 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 40वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आपको मिलाना है ना। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मदन लाल ढींगरा। तो वी.डी. सावरकर जी का संबंध आपका अभिनव भारत से है, लाला हरदयाल जी का संबंध आपका गदर पार्टी से है और तारकनाथ दास का संबंध आपका फ्री हिंदुस्तान से है और मदन लाल ढींगरा जी का संबंध कर्जन विली से है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3142, है ना, 3142 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे, है ना। तो उत्तरी सरकार थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, उसमें अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफानगर, एलोरा, राजमुंदरी और चिकाकोल, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार में थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 42वां नंबर प्रश्न की बात करें तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में इंडिया आया था। तो क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था, क्यों आया था, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले रोकना, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन देने के लिए मनाना, कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र न देने के लिए राजी करना, संविधान बनाने वाली समिति को तुरंत गठित करना। तो ये भी आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो भारतीय नेता हैं उनको ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ था तो ब्रिटेन के जो लोग थे, सरकार थे, वो चाह रहे थे कि भारत को एक तरीके से ब्रिटेन के समर्थन में किया जाए, तो इसलिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 में ये किनकी रचना है? तो ये आपका एम विश्वेश्वरैया की रचना है ना, एम विश्वेश्वरैया जी की रचना है आपका प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नेक्स्ट आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। 44वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि कथन और कारण दिया है। कथन में यह कहा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। तो ये तो सही है कि जो वेस्टर्न शिक्षा अगर हम लोग आज ले रहे हैं तो उसके पीछे रीजन है अंग्रेज। नेक्स्ट कारण में कहा गया है कि वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, वो लोग पाश्चात्य शिक्षा इसलिए दे रहे थे ताकि एक ऐसे भारतीय समूह को तैयार किया जाए जो वंश और यहाँ के स्थान वंश और रंग रूप में भारतीय हो लेकिन सोच और विचार से अंग्रेज हो। तो इस तरीके से हमारा कथन सही है, कारण क्या है? गलत है ना। तो ए आपका सत्य है, ए आपका सत्य है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर अगर हम 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ए सत्य, आर गलत है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया गया यार? दोनों सत्य, ए सत्य आर सत्य गलत है, नहीं है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे गलत तरीके से सेट किया गया। इसमें भी आपको सभी को समान अंक दिए गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका कथन सही और कारण गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन अरेंज नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने की बात कही गई है ना 45 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध जो है वो आपका कब होता है? तो 1803 से लेकर के आपका 5 तक यहाँ पे ये होता है ना। और तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1790 से 92 की बात करता है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1749 से 54 की बात करते हैं ना। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो 1845 से 46 की बात करते हैं। तो इस तरह से 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है ना, कि कौन सी घटना पहले हुई है। तो यहाँ पे मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो है वो आपका 1895 से 1900 के आसपास, संथाल विद्रोह 1855 के आसपास, दक्कन दंगे 1875 के आसपास, है ना, 1875, और मोपला 1921 के आसपास। तो सबसे लास्ट में आपका थर्ड हो जाएगा और सबसे पहले आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह 2। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 46 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी संस्था किनकी है ना। तो गौरक्षणी सभा ये आपके दयानंद सरस्वती जी की है। राष्ट्रगुप्तार की बात करें तो ये आपका जेबी वाचा जी की है। साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो ये शिवनाथ शास्त्री जी की है। और प्रबुद्ध भारत जो है वो विवेकानंद जी की संस्था थी। तो इस तरीके से 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ भी कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने की बात कही गई है। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन आयोग, भारत विभाजन। तो क्रिप्स मिशन को अगर हम लोग बात करें तो 1942 में हो जाएगा आपका, है ना। और अगर गांधी इरविन इम्पैक्ट की बात करें तो 1931 हो जाएगा आपका। साइमन आयोग 1928 के आसपास हो जाएगा। और भारत विभाजन तो जानिए 1947। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा डी।
ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो ये तो जानते ही, ऑप्शन में रॉलेट एक्ट 1870 का, सेडिक्शन एक्ट, हिंदू कोड बिल, इरबर्ट बिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन की बात कही गई है तो असाधारण मंदी है ना, असाधारण मंदी का शुरुआत का संबंध है जापान में कीमतों की गिरावट, यूरोप में मूल्य सूची में आकस्मिक चढ़ाव, वॉल स्ट्रीट की कीमतों में गिरना, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मंदी। तो असाधारण मंदी की का संबंध जो है वो है आपका वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिरना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने इस क्लासेस में दिसंबर 2012 के जो सभी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन की इस सीरीज को हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आपका जून 2013 से संबंधित होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो वर्तमान में जो 2024 तक जो रीनेट हुआ है वो सारी प्रश्न पत्रों को हम लोग देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये PYQ सीरीज आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए और आपका UGC नेट के एग्जामिनेशंस के प्रारूप को समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है हमारी PYQ सीरीज, ये आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और इसके साथ यह भी बताएं कि और भी किस तरह के कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएं जो आप लोगों को मदद मिले, है ना। तो ये जो हमारा पाठ्यकला का जो चैनल है ना, ये जो हमारा पाठ्यकला का चैनल है, ये आप लोगों को फ्री में सारे कंटेंट अवेलेबल कराएंगे जो UGC नेट से रिलेटेड होगा, जिसके एग्जाम अभी दिसंबर में प्रस्तावित है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के जो कंटेंट होंगे आप लोगों को वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।